नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में मौलिक अधिकार के संबंध में बातचीत करना शुरू किया था। हमने देखा कि अधिकारों का घोषणा पत्र पूरे विश्व में किस तरह उसने मान्यता प्राप्त की हुई है और हर देश की सरकार ने, चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे गैर लोकतांत्रिक हो, उन्होंने अधिकारों का घोषणा पत्र अवश्य जारी किया है। ये और बात है कि वो अमल में कितना आ पाता है। इसी कड़ी में फिर हमने अपने भारत में हमारे संविधान में जिन अधिकारों की बात की गई है उन अधिकारों को की चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहले हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान में का जो घोषणा पत्र था उसे देखा था और भारतीय संविधान के अधिकारों पर आए थे और समानता के अधिकार पर बिंदुवार अनुच्छेद सहित चर्चा की थी। अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। बच्चों, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार में सर्वप्रथम जिन अधिकार का वर्णन किया गया है वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है और इसके अंतर्गत कई उपबिंदु हैं। तो हम इन 6 उपबिंदुओं की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जरा सोचिए कि आप अपनी कक्षा में जाते हैं या अपने घर में जाते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी कक्षा में आप शिक्षक से प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों को अपने मन की बात बताना चाहते हैं और नहीं बता पाते। वहाँ अगर आपको रोक दिया जाता है तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल इसी तरह जब हम अपने देश में रहते हैं और हम सरकार की किसी बात से असहमत हो जाते हैं, जब हम अपने समाज में रहने वाली बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी बातें होती है जिससे हम असहमत हो जाते हैं और वहाँ हमें असहमति व्यक्त करने में परेशानी हो या हमारे जो विचार इस संबंध में आते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, उस पर रोक लगा दी जाए तो कैसा महसूस होगा? कहीं न कहीं हमें घुटन होने लगेगी। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत सर्वप्रथम रखा गया है और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। कई बार अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि लोकतांत्रिक देशों में जहां लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहां प्रेस को लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है और उसकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहती है। वह बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्ष निर्भय रूप में अपनी बात कहता है और जनता को जागरूक बनाता है। इसके बाद आता है दूसरा, अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो बच्चों, हम जब कहीं भी अगर सम्मेलन करते हैं तो किसी खास उद्देश्य से सम्मेलन करते हैं, किसी मुद्दे को लेकर विभिन्न लोगों के बात विचार को हम जानना चाहते हैं। हमने विद्यालय में भी हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय में शुरुआत में चेतना सत्र से शुरुआत की जाती है। अब जरा सोचिए कि उसमें अगर कोई बच्चा या कोई शिक्षक या कोई बाहरी व्यक्ति जो कि विद्यालय में अस्थायी रूप में किसी कार्य में लगा हुआ है, चाहे वो भवन की मरम्मती का काम हो, चाहे वो पेयजल के नए स्वरूप में लगाने का कार्य हो, या चाहे शौचालय की व्यवस्था के कार्य में लगा हुआ हो, रंगाई पुताई के कार्य में लगा हुआ हो, उसके पास ऐसे अस्त्र या शस्त्र पाए जाएं जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है या किसी के चोटिल होने की संभावना बढ़ जाती है।
अगर एक पटाखा भी आप जोर से फोड़ देते हैं विद्यालय परिसर में, तो ज़रा सोचिए कि उन बच्चों की क्या स्थिति होगी, जिन्हें लगेगा कि ये पढ़ने की जगह है तो यहाँ ये फूटा कैसे। जाहिर है दहशत और भय का माहौल वहाँ व्याप्त हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर कोई बड़े पैमाने पर सम्मेलन होता है या कहीं कोई सभा होती है, तो वैसे में अस्त्र शस्त्र लेकर जाना गैर कानूनी है, क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान पहुंच सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर हम अपनी बात को प्रेषित कर सकते हैं, अपने विचारों को फैला सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा जो मुद्दा है उस समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता पर है। बच्चों, समुदाय, अलग अलग समुदाय हमारे देश में हैं, तो समुदायों के कल्याण के लिए कोई कुछ न कुछ उनके समुदायों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि उनके हित के लिए काम किया जा सके। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि एड्स समिति का गठन, अगर राज्य स्वास्थ्य समिति एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाती है तो यह उनके लिए चलाती है जो एड्स पीड़ित हैं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम अगर चलता है तो यह उनके लिए है जो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि तपेदिक रोग से पीड़ित हैं। यानी कि एक छोटा ही समुदाय है, लेकिन उसके हितों की रक्षा बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा समाज का एक तबका उपेक्षित हो जाएगा और वह अंततः किसी न किसी रूप में समाज के विकास में नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता हो जाती है और साथ ही संघ निर्माण की भी स्वतंत्रता है। हम अपनी इच्छा से राजनीतिक दल का निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते कि वह राजनीतिक दल बनने के सभी जो मानक हैं, सभी जो बिंदु हैं, उनको पूरा करता है। इसी तरह कोई संघ अगर हम बनाते हैं, मछली मारने वालों का संघ बना लेते हैं, मछुआरा संघ बना रहे हैं, जो घरेलू कामगार होते हैं, घरेलू कामगार संघ उनके लिए बनते हैं, मजदूर यूनियन बनते हैं कारखानों में, फैक्ट्रियों में या जहाँ कहीं भी 20 से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ मजदूरों, सेवकों, कार्यकर्ता, जो लोग सेवाओं में कार्यरत हैं, उनका संघ बन सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे ये धारणा हमेशा रहती है कि इस संघ बनाने की स्वतंत्रता, समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता से हमारे देश, हमारे समाज, हमारे राज्य की एकता, अखंडता, शांति को किसी तरह भी नुकसान नहीं पहुँचे। फिर आते हैं भ्रमण की स्वतंत्रता। बच्चों, भ्रमण का यहाँ अर्थ ये है कि अपने पूरे देश में, यानी कि भारत में, हम चाहे किसी भी राज्य के नागरिक हों, चाहे किसी भी दिशा में रहते हों, किसी भी भूभाग में रहते हों, हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं। हमारे देश में कहीं कहीं चूँकि इतना बड़ा देश है, तो ये मानना कि कोई भी घटना दुर्घटना नहीं होगी या कि सब कुछ हमेशा अच्छा चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं न कहीं असहमति के स्वर भी उभरते हुए नजर आते हैं। तो जब असहमति के स्वर उभरते हैं और सहमति के बिंदु जो नहीं बन पाते हैं, बच्चों आप इस तरह से समझिए कि हम आपकी बात में अगर हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम आपसे आपके विचारों को समर्थन नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपके विचारों के विरोध में खड़े हैं। तो जब हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो इसे अगर विवेक से निपटाया जाए तो हम बातचीत के मुद्दे पे आते हैं। लेकिन अगर यह अपने विकृत स्वरूप में चला जाए तो कभी कभी हिंसक रूप ले लेता है। अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले भी मणिपुर, मिजोरम की घटना सुनी थी। इसी तरह पिछले 4-5 साल पहले तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं हुआ करती थी, उससे पहले पंजाब में भी हुआ करती थी। साथ ही साथ कुछ नक्सलपंथियों द्वारा भी इस किस्म की घटनाएं की जाती है।
इन सभी कारणों से अस्थायी रूप से कभी कभी आज़ादी से घूमने फिरने पर रोक लगा दी जाती है। तो ये कारण जो हैं अस्थायी हैं। हमारे देश में किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की, घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त है। पांचवा है बच्चों निवास की स्वतंत्रता। तो इसमें भी कुछ उपनियम लगाए गए थे कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जाकर ज़मीनें नहीं खरीद सकते थे, बस नहीं सकते थे। अभी अभी झारखंड राज्य में ये नियम बनाया गया है कि जो वहाँ के डोमिसाइल नहीं है, यानी कि एक निश्चित सीमा तक जिनका निवास वहाँ नहीं रहा है, वो वहाँ ज़मीनें या फिर संपत्ति की खरीद बिक्री नहीं कर सकते। तो ये जो कदम उठाए जाते हैं बच्चों, ये इसलिए उठाए जाते हैं ताकि वहाँ के अपने जो नज़दीकी लोग हैं, चूँकि झारखंड में जनजातियों का निवास ज़्यादा है, तो उन लोगों के संरक्षण के लिए ऐसे उपाय करने की आवश्यकता आ पड़ती है। अन्यथा ये अपवाद स्वरूप चीज़ें होती है। अन्यथा हमारे पूरे देश में जहाँ जहाँ कहीं ये परेशानी थी भी अब नहीं है, और आप कहीं भी रहने की स्वतंत्रता यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। छठा है व्यवसाय की स्वतंत्रता। आप कोई भी काम, चाहे वो सेवा का काम हो, चाहे वो व्यवसाय का काम हो, चाहे लघु उद्योग हो या फिर आप कामगार के रूप में काम करना चाहते हैं, आप अपने व्यवसाय को चुन सकते हैं और इसकी पूरी स्वतंत्रता आपके पास मौजूद होगी। तो बच्चों, ये स्वतंत्रता का अधिकार था जिसमें अनुच्छेद 19 में ये 6 उपबिंदु मौजूद थे। अब हम आते हैं अनुच्छेद 20 पर, जिसमें कि कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बच्चों, कई बार जब अपराध होता है तो निर्दोष लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। ऐसे में उनके लिए जमानत की व्यवस्था की जाती है। तो ये माना गया है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन किसी भी निर्दोष को सज़ा नहीं होने चाहिए। तो अपराधों की दोष सिद्धि जब तक नहीं हो जाती, यहाँ इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे बच्चों, कि जब तक कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी न ठहरा दिया जाता हो, तब तक उसके ऊपर दोष सिद्धि की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे ऐसे आप समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को 5 साल की सज़ा अदालत ने दी है, तभी वो 5 साल की सज़ा काटेगा, अन्यथा वो उस सज़ा का हकदार नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को जमानत दे दी गई है तो वह व्यक्ति कानून के नियमों के मुताबिक अपनी उपस्थिति न्यायालय में दर्ज कराएगा और बाकी समय वह स्वतंत्र रूप में अपने कार्यों का निर्वाह करेगा। तो जो भी सज़ा न्यायालय ने दोष को पुख्ता करते हुए, यानी कि दोष को पाते हुए जो सज़ा निर्धारित की है, उससे ज़्यादा भी सज़ा उसे नहीं दी जा सकती, उससे कम भी सज़ा उसे नहीं दी जा सकती। और उसे जो सज़ा दी गई है उसके संबंध में उसे अंतिम न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार प्राप्त होगा। और इसके बाद बच्चों अनुच्छेद 21 पर हम आएंगे। तो अनुच्छेद 21 में एक और अनुच्छेद उप अनुच्छेद कह सकते हैं जोड़ा गया, जो कि 21A था। 2009 में इसे जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन से। याद रखिएगा बच्चों कि 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। इसमें सभी
बच्चों को 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार उनके मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार सबों के लिए है और कक्षा में भी विभिन्न वर्ग के बच्चे बैठे हुए हैं और अपने शिक्षक के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, खुशी खुशी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हम 21A की बात हमने कर ली और अनुच्छेद 21 में ये वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वह अपने आप को जिस तरह से चाहे अपने कार्य में प्रवृत्त कर सकता है, अपने कार्य में लगा सकता है। अपने शरीर का उपयोग उसे कैसे करना है वह इसके लिए स्वतंत्र है। और जैसा कि हमने अनुच्छेद 20 में बात की थी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो जितनी की सज़ा उसे न्यायालय द्वारा जो अपराधी है या जिसे सज़ा दी गई है, निर्धारित की गई है, उससे ज़्यादा कम सज़ा उसे नहीं दी जा सकती। उसी तरह जो कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है, सिर्फ प्राण लेने की सज़ा अगर किसी को होती है तो उस निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी, अन्यथा उनके प्राण नहीं लिए जा सकते। यह अक्षम्य अपराध है और इसके लिए कठोर कानून की सज़ा भी है। बच्चों, अब हम आते हैं अनुच्छेद 22 पर और अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि नागरिकों को कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। यह संरक्षण उन्हें कैसे मिलता है, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। जब बहुत पहले हमने कई कानूनों का नाम सुना। टाडा कानून हुआ करता था, मीसा कानून हुआ करता था, पोटा कानून हुआ करता था। उसके बाद आजकल इधर हाल फिलहाल तक हम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में जानते थे। तो बच्चों, ये सब ऐसे कानून थे जिसके अंतर्गत बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के कभी भी इनके तहत आपको अपराध किया जा सकता था। लेकिन अब जो ऐसे कानून थे, इनसे मुक्ति के संबंध में कुछ न कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे जब मीसा कानून आया था वो 1975 का समय था। बाद में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती गई तो टाडा आया। उसके बाद टाडा को ही बदलकर पोटा कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केवल शक मात्र होने से किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है या पूछताछ के लिए उन्हें बुला लिया जाता है। तो ये तो थे कुछ, इसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ आपातकालीन व्यवस्था थी है किसी को गिरफ्तार करने की। लेकिन इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जानकारी दी जाएगी कि आपको किस अपराध के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। उसे उसके वकील से मिलने की सुविधा दी जाएगी, उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने की सुविधा दी जाएगी। और अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे भी आप शाम में और एक निश्चित समय सुबह, बहुत सुबह और शाम के में आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर महिला किसी को गिरफ्तार करना है तो महिला आरक्षी का होना, यानी कि महिला सिपाही का होना आवश्यक है। ये था आपका अनुच्छेद 22, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें महिला को भी वही अधिकार हैं जो पुरुषों को हैं। इसी तरह बच्चों के भी कुछ अधिकार हैं कि जो जुवेनाइल एक्ट में बच्चे आते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे आ जाते हैं अपराध में, उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, उन्हें जेल में नहीं भेजा जाता। बच्चों, आगे है अनुच्छेद 23 और 24। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से व्यक्ति का शोषण किया जाता है। एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम से एक अमानवीय कार्य कर रहा है जो कि उसकी क्षमता से बाहर है। अपनी शारीरिक सीमा से अधिक भार को वो खींचता जा रहा है। दूसरे में हम एक छोटे बच्चे को देख सकते हैं जहां वह बच्चा ऐसा कार्य कर रहा है, मालूम होता है कि कुछ आग में उसने घुसाकर ठोक पीट कर रखा है। तो छोटे बच्चे आग से जख्मी हो सकते हैं। उधर एक छोटी बच्ची भी है जो बर्तन धो रही है, जो कि काफ़ी छोटी है। तो ऐसे में छोटे बच्चों का काम करना गैर कानूनी है। तीसरे में भी हम देख सकते हैं कि बच्चा कुछ उठा कर ले जा रहा है। फिर और भी चित्र है, तो इसमें भी बच्चे कचरा चुनते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि हमारे देश में ये बनाया गया है नियम, हमारा ये मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। तो बच्चों को किसी भी ऐसे कार्य में नहीं लगाना है जिससे उनका शारीरिक और मानसिक क्षति उन्हें शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचती हो। और उनका अधिकार है सुरक्षा, उनका अधिकार है पोषण, उनका अधिकार है अच्छा स्वास्थ्य, उनका अधिकार है अच्छी शिक्षा। इसके पाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि ये उनके मौलिक अधिकार में आता है। और अनुच्छेद 23 में बच्चों मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अभी हम इसी पर बात करेंगे। अभी जो हमने बात बताई बाल श्रम के बारे में, तो वो अनुच्छेद 24 में था। यह अनुच्छेद 23 में है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम में आप पहले चित्र को देख सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति रिक्शा खींच रहा है। इस किस्म के रिक्शा अभी भी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। बाकी बच्चों को खतरनाक और बाल श्रम का प्रतिषेध है। उन्हें किसी खतरनाक कार्य में लगाने का भी प्रतिषेध किया गया है। और इसके बाद जो मानव दुर्व्यापार और बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें हमारे समाज में पाई जाती हैं, इसे हम देखते हैं और समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं बच्चे की चोरी की घटना, यानी कि किसी का बच्चा बहुत छोटा है और कोई छीनकर भाग रहा है या चुरा कर भाग रहा है, तो जाहिर है वो बच्चे के साथ न्याय नहीं कर पाएगा और उसके मौलिक अधिकार उसे प्राप्त नहीं होंगे। कहीं ना कहीं वो इससे वंचित हो जाएगा। और दूसरे में देख रहे हैं कि बच्चे को कैद करके रखा हुआ है या किसी व्यक्ति को कैद करके रखा हुआ है, तो यहाँ भी उसका स्वतंत्रता का अधिकार बाधित हो रहा है। इसके बाद देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जिन्हें कि वेश्यावृत्ति के लिए फोर्स किया जा रहा है। उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है कि वो शरीर बेचने के व्यापार में उतर जाएं। यह भी मानव दुर्व्यापार का एक उदाहरण है। इसके बाद चौथे चित्र में हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति कार्य करने में सक्षम नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसे डरा धमकाकर कार्य करवाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती उससे काम करवा रहा है। फिर देखते हैं कि ज़बरदस्ती शादी, बच्चियों की शादी लोग ज़बरदस्ती कर देते हैं, कम उम्र में कर देते हैं, वो विरोध नहीं कर पाती। यह गैरकानूनी है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी की उचित आयु 21 वर्ष, लड़कियों की 18 वर्ष और पुरुषों का 21 वर्ष होना निश्चित किया गया है। तो ऐसे में बाल विवाह का प्रतिषेध तो स्वतः हो जाता है। आपने भी बच्चों देखा होगा कि कोई एक आध बच्चियाँ या कोई एक आध बच्चे आते हैं तो उनकी क्लास में शादी हो चुकी होती है। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ भी देखें तुरंत विरोध करें। फिर देखते हैं अंगों की चोरी। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या आप किसी तरह का ऑपरेशन करवाते हैं, तो आपसे एक दस्तखत लिया जाता है, हस्ताक्षर लिया जाता है बच्चों, कि हम डॉक्टर ये हस्ताक्षर इसलिए लेते हैं ताकि किसी किस्म की घटना दुर्घटना हो तो
उसकी जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके। ऐसे में कभी कभी एक अंगों की चोरी कर ली जाती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है किडनी की चोरी। तो किडनी ऐसे की चोरी करके जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिन्हें किडनी की ज़रूरत होती है, उन्हें बेच दिया जाता है। और इसमें एक अस्पताल के कर्मी और एक संगठित गिरोह की तरह ये संचालित होता है। तो अंगों की चोरी भी अपराध है। यह भी मानव अंगों का दुर्व्यापार है। बच्चे को पैसे के बदले बेचना, बहुत से कई बार ये बातें सुनने में आती हैं कि बहुत ही भूख के मारे अपने बच्चे को बेच दिया, या ऐसी जगहों पे बच्चों को खरीद लेते हैं लोग जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, और वो जिनके कई बच्चे हैं या जिनके पास साधनहीनता है, उनसे बच्चों को खरीद लेते हैं। और इसके बाद ज़बरदस्ती बच्चों से भीख मंगवाना, बच्चों की चोरी करके उन्हें विकलांग बना के, दिव्यांग बना के उनकी आंखें फोड़ देते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, ताकि उन्हें दयावश ज़्यादा भीख मिल सके। यह बच्चों को ज़बरदस्ती भिक्षावृत्ति में प्रवृत्त करना, भिक्षावृत्ति में लगाना गलत बात है। इसे भी प्रतिषेध किया गया है। और ये सबों के मौलिक अधिकार में शामिल है कि उन्हें इन चीज़ों का सामना करना ना पड़े। इसके बाद है मानव का निर्यात कर देना, यानी ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का अर्थ ये हुआ कि उन्हें चोरी छुपे, कानूनी तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से कहीं से कहीं पहुंचा देना। अभी सुना होगा कि कनाडा जाने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। हर साल 1 लाख लोग ट्रैफिकिंग के थ्रू वहाँ पहुँच जाते हैं। ये चीज़ बच्चों हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता के पूर्व पाई गई कि हमारे यहाँ से मज़दूरों को ले जाकर दूसरे देशों में बसाया गया। वो नहीं, कुछ लोग स्वेच्छा से गए, और सारे लोग स्वेच्छा से जो नहीं गए उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया, और वैसे देशों में ले जाया गया जहाँ की मज़दूरों की कमी थी। और इन मज़दूरों को ज़बरदस्ती डराकर धमकाकर लंबी दूरी में ले जाया गया ताकि वे लौट भी न सकें। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा से अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। अगर हम चाहें, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो इसे मानते हैं, जो मुस्लिम धर्म के हैं वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, ईसाई को मानने वाले ईसाई धर्म को मानते हैं। इसी तरह और भी छोटे छोटे कई धर्म हैं जो हमारे देश में प्रचलित हैं। धर्म को की प्रचार करने की स्वतंत्रता तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से थी। जब सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और वो बौद्ध धर्म आज हिंदुस्तान में कम और विदेशों में ज़्यादा, उसके उपासक विदेशों में ज़्यादा हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। हर धर्म का अपना एक उपासना स्थल है। हिंदुओं के लिए मंदिर है, मुस्लिम के लिए मस्जिद है, ईसाइयों के लिए चर्च है, इसी तरह सिखों के लिए गुरुद्वारा है, और जो अन्य दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए भी कोई न कोई पूजा स्थल है। जैन लोग जैन मंदिरों में जाते हैं, बौद्ध लोग बौद्ध उपासना स्थलों में जाते हैं। तो इन सबों का जो स्थल होते हैं उनकी देखभाल, उनका प्रबंध किस तरह से होगा, तो इसके प्रबंध की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 27 में बच्चों हम आते हैं और अब देखेंगे कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसे हम इस तरह समझेंगे बच्चों कि अगर कोई धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए करों
कर को जमा करता है या दान के रूप में लेता है। देखते हैं ना कि कभी कभी हमारे यहाँ सरस्वती पूजा में मांगते हैं कि भाई सरस्वती पूजा कर रहे हैं, चंदा दीजिए। ये हमने जस्ट बस एक उदाहरण के रूप में बताया। तो दान देकर भी धर्म का प्रचार किया जा सकता है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए काम किया जा सकता है। ये हमारे मौलिक अधिकार में है। और बच्चों, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अंतिम जो अधिकार है वह है अनुच्छेद 28 में। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारे यहाँ शैक्षणिक संस्थान हैं, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थान भी हैं जो कि किसी धर्म विशेष द्वारा स्थापित किए गए हैं। गुरुकुल हैं, मदरसे हैं, मकतब है, या फिर मिशनरीज के स्कूल हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, आर्य समाज वालों के का ये स्कूल है जहाँ उनके कुछ नियम कानून लागू होते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर जैसा स्कूल है। इसी तरह कई शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ उनके धर्म विशेष के कुछ खास निर्देश दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उर्दू पढ़ना चाहे तो मदरसे में दूसरे धर्म का नहीं जा सकता है, लेकिन चूँकि एक व्यवहार में संस्कृति आ जाती है, तो इस वजह से लोग जहाँ आराम महसूस करते हैं, अपने आप को अच्छी स्थिति में पाते हैं, कंफर्टेबल जोन में पाते हैं, वहाँ ही वो होना पसंद करते हैं। और शैक्षणिक संस्थानों में कहीं सरस्वती पूजा भी की जाती है, कभी प्रे भी गाया जाता है, कभी अगर शुक्रवार की छुट्टी भी दी जाती है। तो कुछ हद तक, बिल्कुल पूरी तरह नहीं, लेकिन धार्मिक निर्देशों और पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता उन्हें प्रदान की गई है। और बच्चों, इसके बाद अभी आगे और भी है हमारे अधिकार, हम इनकी भी जानकारी आपको अगले अध्याय में देंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे अनुच्छेद याद करेंगे और इस कक्षा में बताई गई बातों को अपने में आत्मसात करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकारों की बात है। और अब हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम मौलिक अधिकार के जो बचे हुए भाग हैं उनका जिक्र करेंगे। नमस्कार।